अफेयर्स में जैसा हम लोग देख रहे हैं, सबको पता आपको है कि 10 यूनिट में बांट के हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स को। ठीक है, अभी टारगेट वही बनाए हुए कि जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो चल रहा है इस वीक में हम लोग उसको पहले देख रहे हैं। ठीक है, तो 1 से 2 4 महीना तक आप लगातार अगर करंट अफेयर्स वीकली भी पढ़ते रह जाते हैं तो निश्चित रूप से जो भी एग्जामिनेशन में प्रश्न आने हैं पीटी में सब में वो इसी से संबंधित होता है। यही सब समाचार फिर बाद में न्यूज आपका मैगजीन में भी आता है, मंथली मैगजीन में। हम आपसे पहले भी डिस्कस किए हैं, मंथली जो मैगजीन है उसका जो क्लास हम उसका भी अरेंज करेंगे, उस पर भी क्लास लेंगे आपसे। ठीक है, जनवरी के महीने से वो हम उसमें बताएंगे आपको कि मैगजीन से चल रहा है अभी जो अभी लेटेस्ट अपडेट चल रहा है करंट अफेयर्स का, हम लोग उसको देख रहे हैं जो वीकली क्लास के तौर से आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आज राज्य व्यवस्था से शुरू करेंगे। 10 मिनट में जो मेरा राज्य व्यवस्था का यूनिट है इसको देखेंगे पहले। राज्य व्यवस्था वाले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, देखिए राज्य व्यवस्था वाले पार्ट में हम लोग पहले भी बहुत बार पढ़े हैं एक अधिनियम के बारे में, वो है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। ठीक है, पिछले भी करंट अफेयर्स के क्लास में 3 4 बार आप इसको देख चुके हैं। ठीक है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। ठीक है, इस अधिनियम के तहत हम लोग किसी संगठन को गैर कानूनी घोषित करते हैं या उस पर प्रतिबंध लगाते हैं या आतंकवादी संगठन में घोषित करते हैं। ठीक है, तो इसी अधिनियम के तहत तहरीक ए हुर्रियत कि जम्मू कश्मीर का संगठन है तहरीक ए हुर्रियत। देखेंगे तहरीक ए हुर्रियत। ठीक है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है ये तहरीक ए हुर्रियत को। इस अधिनियम के द्वारा हम लोगों ने इसको प्रतिबंधित संगठन घोषित किया, सरकार ने प्रतिबंधित सरकार संगठन इसको घोषित किया गया है। ठीक है, कारण बताया गया है कि अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा था, आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने में संलग्न रहा और भारत विरोधी दुष्प्रचार के कारण से, इन कारणों से भारत विरोधी दुष्प्रचार, अलगाववाद को बढ़ावा देना जैसे कारणों से तहरीक हुर्रियत जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है सिमी। आपने इसका नाम सुना होगा सिमी का। इस पे प्रतिबंध पूर्व से चला आ रहा है, इसके प्रतिबंध को 5 साल बढ़ाया गया। ठीक है, तो सिमी क्या है? स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। ये जो सिमी है इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत चर्चित संगठन रहा है ये। ठीक है, इस पे प्रतिबंध हम लोगों ने बहुत पहले ही लगवा दिया था, सरकार ने 2001 में ही पहली बार प्रतिबंध लगाया गया था। सरकार के द्वारा पहली बार सिमी पे प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 2001 में लगाया गया था। ठीक है, 2001 से ये प्रतिबंधित संगठन है। ठीक है, जिसका पीरियड अभी समाप्त हो रहा था, तो पुनः इसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब सिमी पे प्रतिबंध और 5 साल के लिए बढ़ा दिए गए। ठीक है, हम आपसे बार बार उल्लेख कर रहे हैं उस अधिनियम का। ठीक है, जैसे कि गैर कानूनी रोकथाम अधिनियम जो है मेरा 1967, उसी के तहत ये होता है, उसका धारा 3(1) है। ठीक है, उसके तहत सिमी पे प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ाया गया। पहली बार प्रतिबंध अगर पूछेगा तो 2001 में सिमी पे लगा था। कभी 2 ऐसे संगठन हो गए जिसपे इस अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाया गया, तहरीक ए हुर्रियत पे पहली बार, और इस पे 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट है हमारे पड़ोसी राज्य से, आप देखे होंगे झारखंड का चर्चा बिल्कुल ध्यान में आपको होगा। हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए गए। ठीक है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड, इनको ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो मुख्यमंत्री रहते हुए पद से जब ये गिरफ्तार होंगे तो निश्चित रूप से इनका पद जाना था, वहां भी बदलाव होना था सीएम के पद पे, और वो हुआ। ठीक है, ईडी द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया। क्या आरोप है इन पे? तो जमीन घोटाले में इनको गिरफ्तार किया गया। ठीक है, जमीन संबंधित घोटाले के आरोप में हेमंत सोरेन गिरफ्तार। कहीं आप याद रखेंगे, क्वेश्चन अगर इसका आएगा तो इसी रूप में आना चाहिए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को हाल में ईडी ने गिरफ्तार किया। ठीक है, तो ये झारखंड के हैं हेमंत सोरेन। ठीक है, जब ये गिरफ्तार हो जाएंगे तो निश्चित रूप से इनके बाद कोई नई मुख्यमंत्री बनी। ठीक है, अब उनको नाम ध्यान में रखेंगे, चंपई सोरेन। गिरफ्तारी के बाद से नए मुख्यमंत्री हो गए चंपई सोरेन। ठीक है, चंपई सोरेन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने।
ठीक है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और चंपई सोरेन अभी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। ये झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। ठीक है। नाम हम लोग इसी में जानेंगे। मुख्यमंत्री का शपथ राज्यपाल के द्वारा होता है, तो जानना चाहिए। ठीक है। सीपी राधाकृष्णन। ठीक है। वहां के राज्यपाल कौन है? सीपी राधा कृष्णन है। ठीक है ना। सीपी राधाकृष्णन ने चंपई सोरेन को शपथ दिलवाया। ठीक है। कम से कम यहाँ तक जानेंगे। झारखंड पीछे से नहीं जाएंगे तो अलग बात है। झारखंड संबंधित एग्जाम देते हैं तो वहाँ का जो मंत्रिमंडल विस्तार हो भी गया है, इसको कौन सा पोर्टफोलियो मिला आप वहाँ भी देखेंगे। लेकिन बिहार का एग्जाम देंगे या सेंट्रल लेवल का एग्जाम देंगे, तब मेरा मानना है कि यहाँ तक ही जानकारी आपके लिए काफी है। ठीक है। कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन गए, 12वें मुख्यमंत्री है। ठीक है। देखो, इसी तरह हम लोग राजनीतिक घटनाक्रम में आगे देख रहे हैं। तमिलनाडु में अभिनेताओं के द्वारा, फिल्मी अभिनेताओं के द्वारा पार्टी गठन का परंपरा रहा है पहले भी, और अभी वर्तमान में भी वहां के एक अभिनेता के द्वारा एक नई पार्टी का गठन किया गया है विजय के द्वारा। चेन्नई में तमिल फिल्म के अभिनेता है, प्रसिद्ध है ये। तमिल फिल्म में विजय है, इनको द्वारा एक नई पार्टी बनाई गई। ठीक है। इस पार्टी का नाम है तमिलनाडु विजय पार्टी। तमिलनाडु विजय पार्टी के नाम से टीवीके के नाम से तमिलनाडु विजय पार्टी। तमिल में नाम है इनका तमिझागा बेत्री कनगम। तमिझागा, इसके नाम आपसे ऑप्शंस में तमिल में भी हो सकता है। ये जो नाम इनका है पार्टी का नाम है तमिझागा। हमने तमिलनाडु विजय पार्टी आपसे बता दिया, हिंदी उसका तमिझागा बेत्री कसगम। ये पार्टी का नाम हो गया टीवीके, तमिझागा बेत्री कसगम के नाम से फिल्म अभिनेता, तमिल फिल्म के अभिनेता है विजय के द्वारा नई पार्टी का गठन वहां पर किया गया है। ठीक है। राजनीतिक दल का गठन हुआ, ध्यान रखिएगा आप, ये महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु से स्टेट में जो फिल्मी एक्टर्स हैं, आपको पता होगा जयललिता के बारे में, मुख्यमंत्री भी रही है पहले। ठीक ना। इसी तरह महाराष्ट्र में भी हम लोग गतिविधि देखेंगे। महाराष्ट्र में आपको पता होगा शरद, जो वहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी उसमें टूट हुआ था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ठीक है। वहां से अजीत पवार गुट अलग हो गया था। ठीक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ठीक है, इससे अजीत पवार का गुट अलग हुआ था। तो निर्वाचन आयोग के पास जो पुराने इसके नेता रहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने अपनी दावा किया था अपनी पार्टी के लिए, शरद चंद्र पवार जो है कि ये पार्टी मेरे नाम से जानी चाहिए, राष्ट्रीय जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है इसका नाम हमको प्राप्त हो। लेकिन निर्वाचन आयोग में दोनों गुट के दावे के बाद निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम अजीत पवार गुट को दिया। मतलब ये अब अजीत पवार गुट का हो गया। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अब किसका हो गया? अजीत पवार का। ठीक है। शरद पवार, आपको पता है शरद पवार इसके प्रमुख नेता रहे हैं, लेकिन अभी जो टूट हुआ इसके बाद से अब अजीत पवार गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में मान्यता दी गई है। और इसका जो चुनाव चिन्ह है घड़ी, वो भी इसी को दे दिया गया। इसका क्या चुनाव चिन्ह है? घड़ी है। आप दोनों चीज ध्यान रखिएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अब अजीत पवार गुट का हो गया है, और दूसरा इसका चुनाव चिन्ह घड़ी अब अजीत पवार के पास है। ठीक है। और जो शरद चंद्र पवार का गुट रहा, उसके लिए नाम के बाद मांगा गया था ऑप्शन कि आप अपना नाम दीजिए। तो इनको जो नाम प्राप्त हुआ है वो हुआ शरद चंद्र पवार गुट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नाम ही होगा, इनके पार्टी में नाम जुट गया शरद चंद्र पवार गुट। ठीक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट अलग राजनीतिक दल हो गया महाराष्ट्र में। ठीक है। अभी तक इसका चुनाव चिन्ह का घोषणा नहीं हुआ निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है। ये घड़ी हम लोग को पता है कि उसको मिल गया। ठीक। निर्वाचन आयोग में आपको पता होगा 3 मेंबर होते हैं। ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी कौन है? बहुत बार पूछने वाला प्रश्न है। लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव आयोग है अभी। ठीक है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। नाम बिल्कुल ध्यान में हमेशा रहना चाहिए आपके। कभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। 2 आयुक्त इसके अलावा होते हैं। 3 सदस्यीय हमारे यहाँ निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है। ठीक है। 2 अभी कौन कौन है? एक अनूप चंद्र पांडे हैं,
चुनाव आयुक्त के रूप में अनूप चंद्र पांडे और एक अरुण गोयल है। ठीक है, 3 सदस्य है, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, और दूसरे सदस्य अनूप चंद्र पांडे हैं। तीनों का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अनूप चंद्र पांडे और एक अरुण गोयल। ठीक है, 3 चुनाव आयुक्त हैं निर्वाचन आयोग में भी। देखिए, चुनाव आयोग से संबंधित प्रश्न और चुनाव आयोग के कार्य से संबंधित प्रश्न या फिर चुनाव व्यवस्था से संबंधित प्रश्न जो आगामी बीपीएससी आप देंगे, उसके मुख्य परीक्षा में, करंट अफेयर्स में और पॉलिटी वाले पार्ट में भी दोनों जगह इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है दोनों जगह 2 प्रश्न भी इससे आ जाए, या कम से कम एक प्रश्न तो निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा में आपको यहाँ से रहेगा ही रहेगा। और दूसरा निबंध वाला जो पार्ट होता है ना, वहां भी इससे रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है। इसलिए सभी चीजों को अभी आप ध्यान से रखेंगे। हम अगले क्लास में चुनाव बॉन्ड अभी पे प्रतिबंध लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता होगा, न्यूज पेपर में आप देख रहे होंगे, यहाँ भी आप जोड़ सकते हैं। चुनाव बॉन्ड को इसने अवैध घोषित कर दिया है। तो चुनाव बॉन्ड क्या है, अगले क्लास में लोग डिटेल से देखेंगे। मेरा मानना है को मेंस के ख्याल से भी होगा, इसलिए हम लोग उसको अलग से देखेंगे। ठीक ना, अभी यहाँ पे हम लोग यही देख रहे हैं कि निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसको दे दिया है, ये अजीत पवार गुट का अब हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ यूसीसी लागू करने को लेकर। ठीक है, आप सबको पता है एक बहुत चर्चित मुद्दा है हमारे यहाँ यूसीसी, बहुत दिनों से। ठीक है, यूसीसी जो बहुत चर्चित मुद्दा है हमारे यहाँ, सामान्य नागरिक संहिता। ठीक है, तो सामान्य नागरिक संहिता ये भी मुख्य परीक्षा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रीलिम्स के एग्जाम में तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आप 2-4 प्रीलिम्स देंगे तो उसमें आपके पास ये प्रश्न आने ही है, नहीं का कोई बात नहीं। तो यूसीसी अभी किस राज्य ने लागू किया, अब बहुत चर्चा है, तो न्यूज पेपर में आप देखे होंगे, उत्तराखंड में लागू हुआ। उत्तराखंड यूसीसी को लागू कर दिया है, उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, इस उत्तराखंड में लागू हुआ, इसलिए ध्यान रखना चाहिए हमको कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, इन्होंने यूसीसी लागू करवा दिया अपने राज्य में। देखिए, भारत में आजादी के बाद, ठीक है, यूसीसी लागू करने वाला स्टेट अगर आप देखिएगा तो पहला स्टेट बना, उत्तराखंड क्या हो गया, पहला राज्य बन गया है। फिर आप समझिए इसको, एक क्वेश्चन हो गया आपके, पहला राज्य बन गया। ठीक है, अब कम से कम जो ये भाजपा की नीति रही है वो यूसीसी के समर्थन में रही है। ठीक है, तो दूसरे भाजपा शासित प्रदेश में भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ये लोग यूसीसी लागू करेंगे। तो केंद्र स्तर पर भी जो अभी वर्तमान सरकार है वो यूसीसी को लागू करना चाहती। ठीक है, इसलिए ये मुद्दा मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, यूसीसी भारत में इसके पहले, मतलब उत्तराखंड के पहले इसकी क्या स्थिति, तो उत्तराखंड के पहले हम लोग अगर देखेंगे तो ये गोवा में लागू था। क्या है, गोवा में लागू था। तो गोवा में लागू होने का जो कंसेप्ट है उसके पीछे ये बात है कि पुर्तगाल के समय, जो वहाँ पुर्तगालियों का शासन था, उसी समय वहाँ यूसीसी लागू कर दिया गया। ठीक है, समान नागरिक संहिता वहाँ लागू थी और आजादी के बाद भी वो व्यवस्था उसी तरह चलती रही। जो समान नागरिक संहिता पुर्तगाल ने लगा रखा था गोवा में, वो गोवा जब भारत का अंग हो गया उसके बाद भी समान नागरिक संहिता वहाँ चलता रहा। ठीक है, एक बात को ध्यान में रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपका गोवा उत्तर हो जाएगा। लेकिन ऐसे आप देखेंगे भारत में आजादी के बाद लागू करने वाला तो पहला राज्य उत्तराखंड बना है जहां यूसीसी लागू किया गया। अब यूसीसी लागू करने से जो प्रमुख प्रावधान है या जो अंतर आएगा वो क्या है, 2-4 का हम लोग चर्चा करेंगे ताकि आपका एक समझ बनेगा मुख्य परीक्षा के लिए और पीटी के लिए में भी क्या प्रमुख प्रावधान हो सकते हैं हुए। उसमें अगर जैसे शादी की उम्र 18 से 21 है, अगर लड़कों की 18 साल, लड़कियों के लिए 21 साल, इस सभी पे लागू हो जाएगा। आप किसी भी धर्म के रहें, शादी विवाह का जो उम्र है वो 18 और 21, लड़का का 18, लड़की का 21, सभी पे लागू होगा। दूसरा, विवाह पंजीकरण, विवाह के 6 माह के अंदर अनिवार्य कर दिया गया। अब इसमें दूसरा व्यवस्था किया गया है कि विवाह का जो पंजीकरण होना, सामान्य नियम है विवाह का पंजीकरण करवाने का, लेकिन हमारे यहाँ होता ऐसा है कि बहुत कम ही लोग पंजीकरण करवाते हैं। ठीक है, जो जितने लोग कोर्ट में मैरिज करते हैं उनका पंजीकरण तो होता है, लेकिन जो कोर्ट से बाहर जितनी शादियां हो रही हैं उनमें से बहुत कम का विवाह पंजीकरण हो पाता है।
इसमें व्यवस्था दिया गया है कि 6 माह में आपको विवाह करते हैं तो पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ठीक है। फिर एक बात कहेगी कि बहु विवाह पर रोक। बहु विवाह मतलब एक से अधिक शादी करने पर रोक लगा दिया गया। ठीक है। फिर तलाक। तलाक पे क्या होगा? दोनों को बराबर का अधिकार मिले, मतलब महिला और पुरुष दोनों को बराबर का अधिकार की घोषणा की गई तलाक के ऊपर। ऐसा नहीं कि तलाक पे पुरुषों का अलग अधिकार होगा और महिलाओं का लिए अलग नियम होगा, ऐसा नहीं होगा। अब दोनों पे समान नियम लागू होगा। ठीक है। इसी तरह उत्तराधिकार के मामले में, अब उत्तराधिकार के मामले में क्या होगा? यूसीसी लागू है तो लड़का और लड़की दोनों का बराबर का उत्तराधिकार होगा। लड़का और लड़की का संपत्ति पे क्या होगा? उत्तराधिकार, वो बराबर का अधिकार होगा। ठीक है। एक नेक्स्ट बात है लिव इन रिलेशनशिप। अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, अगर कोई ये बात रखता है कि हम लिव इन रिलेशनशिप में है, ठीक है, आप जान रहे हैं हमारे देश में ये परंपरा भी चल रही है, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा उनको। अब ऐसा नहीं होगा कि आप केवल कहेंगे कि हम लिव इन में है। लिव इन में है तो ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन कराइए। ठीक है, वो विवाह की तरह नहीं होगा, लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि आप रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराइए इस बात का कि आप लिव इन में हैं। ये यूसीसी के प्रमुख प्रावधान है जो अभी उत्तराखंड में लागू किए गए हैं। ये प्रावधान को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये मुख्य परीक्षा के ख्याल से भी यूसीसी का जो प्रश्न होगा उसमें भी आपको इनपुट ये देने का काम आएगा। हम लोग मुख्य परीक्षा में अलग से इसको फिर देखेंगे भी। ठीक है, देखिए एक बेसिक प्रश्न ये है, ये जो आप देख रहे हैं समान नागरिक संहिता, तो हमारे संविधान में कहाँ पर इसका उल्लेख है? ये उतना ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाएगा। ये नीति निर्देशक तत्व में उल्लेखित है पहले से। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 मेरा संविधान का है, वो बोलता है क्या कि राज्य अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा। ये जो अनुच्छेद 44 है, ठीक है, जिसमें उल्लेखित है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो आपसे ये पूछेगा यूसीसी कहाँ से आ रहा है ये, तो आर्टिकल 44 इसका स्रोत है। ठीक है, नीति तत्व में वर्णन है। आप सबको पता होगा, और नहीं जान रहे हैं तो ध्यान रखिए कंसेप्ट में। फिर नीति निर्देशक तत्व क्या है? वो कानूनन लागू तब होंगे जब उस पर हम लोग एक्ट बना देंगे, नहीं तो नीति निर्देशक तत्व में जितनी चीज वर्णित है वो इसी सेंस में है, ये चीज होना चाहिए। ठीक है, जब हम लोग उस पर कोई विधेयक बना देते हैं तो फिर लागू हो जाता है। जैसे पंचायती राज भी कहाँ था? नीति निर्देशक तत्व में ही वर्णित है। क्या हम लोगों ने उस पर संशोधन विधेयक ले आया और 73वां संशोधन विधेयक पारित हो गया पंचायती राज का, तो पंचायती राज क्या हुआ? अमूल रूप में, व्यवहारिक रूप में आ गया। उसी तरह 44 में जो लिखित है समान नागरिक संहिता, अब देख रहे हैं यहाँ पे उत्तराखंड में पारित हो गया इस पर विधेयक, अब उत्तराखंड में यह लागू हो गया। ठीक है, चलिए एक और विधेयक आप देखेंगे चर्चा में, हम एक लाइन उसकी भी चर्चा कर दे, वो है लोक परीक्षा बिल। ठीक है, एक बिल अभी पास किया गया, लोक परीक्षा बिल। तो परीक्षा में अनुचित साधन का निवारण के लिए विधेयक लाया गया है, लोक परीक्षा बिल विधेयक 2024। इसमें एक प्रावधान किया गया है कि अगर कोई प्रश्न पत्र लीक मामले में कोई पकड़ाता है, उसमें कोई दोषी साबित होता है प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में, तब 3 से 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है उसको, और 1 करोड़ तक जुर्माने की का प्रावधान इसमें है। ठीक है, अब खुद समझ रहे हैं प्रश्न पत्र लीक मामला बड़ा गंभीर मामला रहा है हमारे देश में, तो अब उस पर कंट्रोल करने के लिए लोक परीक्षा बिल पास किया गया है। ठीक है, चलिए आज हम लोग राज्य व्यवस्था में यहाँ तक देखेंगे, इसका दूसरे खंड में आ जाएंगे। यार कुछ चीजें हम लोग बिहार से संबंधित ही आज देखेंगे, फिर हमारे बिहार में जो डेवलपमेंट है उससे संबंधित कुछ चीज देखते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में हम लोग जहाँ बिहार पे हैं वहां चलेंगे। बिहार जो आप देखते हैं करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण यूनिट है, बिहार की किसी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। देखें बिहार में, शुरू करते हैं आपसे कि बिहार में कभी निर्माणाधीन है, हाल में न्यूज़पेपर में आ रहा था और माननीय मुख्यमंत्री का विजिट हुआ था देखने के लिए, तो जानकारी रखने के लिए केवल है कि बिहार में एक बापू टावर का निर्माण कराया जा रहा है पटना में। ठीक है, बापू टावर का निर्माण कहाँ हो रहा है? पटना में निर्माण हो रहा है। अगर पूछता है ये बापू टावर कहाँ है निर्माणाधीन? पटना में निर्माण किया जा रहा है बापू टावर का। ठीक है, इसमें क्या है, गांधी जी के योगदान का प्रदर्शन रहेगा। बापू टावर जब बन जाएगा पूरा, इसमें गांधी जी का जो योगदान रहा है नेशनल मूवमेंट में, ठीक है, उसका प्रदर्शन रहेगा बापू टावर के अंदर। ठीक, दूसरा देखेंगे पटना में एक अभी सम्मेलन हुआ पक्षियों के संरक्षण के लिए। पक्षियों के
संरक्षण के लिए एक सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला पटना में 3 दिन का आयोजित हुआ। एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित हुआ, इंटरनेशनल लेवल का ये समिट था, अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला था ये। किस पे भाई? तो वर्ष पे पक्षी संरक्षण पे, पंछियों के संरक्षण पे, ठीक है, पक्षी संरक्षण के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला पटना में 3 दिवसीय आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 8 देश का मिलकर के एक पटना घोषणा जारी हुआ। इस समिट के बाद एक पटना घोषणा जारी किया गया जिसमें 8 देश की सहभागिता है, पटना घोषणा। अब सिंपल आ गया पहला क्वेश्चन आपसे कि पटना घोषणा संबंधित है। बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो पटना घोषणा संबंधित है, 4 ऑप्शन देगा, आपका आंसर यहीं पे है, ठीक है। पक्षियों के संरक्षण से संबंधित है पटना घोषणा, ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरा, इसमें 8 देश शामिल रहे हैं, जैसे नाम कुछ का आप ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश का रहा, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, कजाकिस्तान, सिंगापुर और नीदरलैंड के प्रतिनिधि द्वारा तैयार किया गया। कौन कौन लोग थे इसमें? बांग्लादेश था, हमारे पड़ोसी में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ठीक है, म्यांमार, बर्मा भी, श्रीलंका, 5 हमारे साथ 6वां देश है। फिर कजाकिस्तान, सिंगापुर और नीदरलैंड के प्रतिनिधि थे, उन सब ने मिलकर एक पटना घोषणा पत्र तैयार किया, ठीक है। अब इसमें क्या विशेषताएं या क्या बोला गया, इसको 1-2 पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए, पटना घोषणा में बोला गया कि पक्षी संरक्षण और जंगली पक्षियों के अवैध शिकार, पक्षी के संरक्षण और जंगली पक्षियों के अवैध शिकार और व्यापार से निपटने के लिए, मतलब पक्षियों का जो अवैध व्यापार होता है या उसका जो शिकार होता है उसको खत्म करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए मध्य एशियाई फ्लाईवे और पूर्वी एशियाई ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे के साथ सहयोग को बढ़ावा देना। मध्य एशियाई फ्लाईवे और ऑस्ट्रेलियन जो फ्लाईवे है, ठीक है, पूर्वी एशियाई ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे के बीच सहयोग को बढ़ावा देना ताकि पक्षियों का अवैध शिकार या व्यापार बंद हो, पहला बिंदु था। दूसरा था प्रवासी पक्षियों की हत्या, जो प्रवासी पक्षी आते हैं उसको जो मार दिया जाता है यहाँ पे खाने के लिए, व्यापार के लिए, आप मान के चलिए, शिकार जो होता है उसकी हत्या और व्यापार को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन, प्रवासी पक्षियों की हत्या और व्यापार को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन की बात की गई, ठीक है। तीसरा हुआ स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान, तीसरी बात की गई जिन क्षेत्रों में ये प्रवासी पक्षी आते हैं वहां पर स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए, ठीक है। ये पटना घोषणा की 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। मेरे अनुसार से आपको जो प्रीलिम्स के एग्जाम्स होने हैं या दूसरे जो भी बिहार में आप एग्जाम देंगे वहाँ 2 प्रश्न पे फोकस ज्यादा होना चाहिए आपके साथ कि पक्षियों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन, पक्षियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया, सीधा पटना आपका आंसर है। पटना घोषणा किससे संबंधित है? तो पक्षियों के संरक्षण से संबंधित है। वो और एडवांस जाएगा तब आपके साथ ये बातें, जो 3 बिंदु मैंने आपके साथ अभी रखा है वो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ठीक, देखिए इसी तरह हमारे यहाँ जो वस्त्र मंत्रालय है उसने क्या क्या एक कंसेप्ट लाया, अर्बन हाट का। अर्बन हाट, तो अर्बन हाट का जो कंसेप्ट है, अर्बन हाट वस्त्र मंत्रालय के द्वारा अर्बन हाट कहाँ क्या चला जाएगा, 6 जिलों में खोलने का निर्णय लिया गया है। बिहार के 6 जिलों में अर्बन हाट खोलने का डिसीजन हुआ। ये जिले हैं पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, सिवान और नालंदा, ठीक है। पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, सिवान और नालंदा, इन 6 जिलों में अर्बन हाट खोलने का निर्णय वस्त्र मंत्रालय के द्वारा लिया गया है, ठीक है। कपड़ा मंत्रालय जो हमारा है वो इन 6 जिलों में अर्बन हाट खोलेगा, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब आप सबको पता है यहाँ पे पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि बिहार में जो सरकार थी महागठबंधन की वो समाप्त हुई और जदयू ने, महागठबंधन से जदयू अलग हो गया था और एनडीए के साथ मिला, ठीक है। और एनडीए के साथ मिलने के बाद नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था, ठीक है। और 12 तारीख का डेट, 12 फरवरी का डेट था हमारा विश्वास मत प्राप्त के लिए। यहाँ तक हम पिछले क्लास में भी देखे थे, ठीक है, कि 12 फरवरी को क्या था, विश्वास मत था। डेट याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी बिहार में हम लोग देखते हैं कि सीधा डेट भी पूछ देता है ये, तो 1-2 कम से कम डेट याद रखना चाहिए हम लोग को। 12 फरवरी यहाँ विश्वास मत का दिन था, आप सबको याद है, हम न्यूज देख रहे होंगे, हम उम्मीद करते हैं
कि नीतीश सरकार को, जो वर्तमान सरकार है, उसको विश्वास मत प्राप्त हुआ, ठीक है, और सरकार ने विश्वास मत प्राप्त किया। इसमें एक चीज आपको जानना चाहिए कि पहले जो विधानसभा अध्यक्ष थे अवध बिहारी चौधरी, अवध बिहारी चौधरी, सबसे पहले क्या हुआ कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ, ठीक है, जो पारित हुआ और अवध बिहारी चौधरी पद से हट गए, ठीक है। इसके बाद विश्वास मत की प्रक्रिया हुई और विश्वास मत में 130 मत पक्ष में पड़ा, ठीक है, और ये सरकार बच गई और विश्वास जो मत है वो सरकार ने प्राप्त किया, ठीक है। यहाँ तक जानकारी आप रखिएगा जो अभी आपसे हम साझा कर रहे हैं, ठीक। और वर्तमान में आप देखे होंगे अगर आज के न्यूज़पेपर में, तो हमारे नंद किशोर यादव वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष सर्वसम्मति से बनाए गए। तो अवध बिहारी चौधरी हटने के बाद नए विधानसभा अध्यक्ष की भी बन गए हैं बिहार में, ये नंद किशोर यादव हैं। ये माननीय नंद किशोर यादव जी अब क्या हो गए, विधानसभा अध्यक्ष बिहार में वर्तमान में हैं। अगर अब ये पूछेगा वर्तमान में बिहार सभा अध्यक्ष हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं, नंद किशोर यादव सर्वसम्मति से विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। चलिए, यहाँ तक बिहार के बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे तब भी हमारा काम चलेगा। देखिए, इसका जो महत्वपूर्ण जानकारी बिहार पे है, आर्थिक सर्वे भी आ गया, बिहार का बजट भी आ गया। हम कल के क्लास में, कल क्लास रखेंगे तो कल रखेंगे, ठीक है, या अगले क्लास में रखेंगे। चाहते हैं बजट पूरा एक साथ आप देख लें एक दिन के क्लास में। आज हम लोग अब इसको बिहार की जानकारी यहीं पे रोकेंगे, विविध वाले पार्ट पे चलेंगे, ठीक ना, जो हम लोग विविध के तहत पढ़ते हैं, देखते हैं विविध का जो हमारा यूनिट है उसको देखेंगे। राज्य व्यवस्था के बाद हम लोग बिहार को देख रहे थे, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा विविध का जो पार्ट है इसको भी देखेंगे, यहाँ पे क्या गतिविधियां नहीं है विविध में, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप विविध में पहुंच गए होंगे। देखिए, पार्ट बाय पार्ट जब हम लोग यूनिट बाय कर रहे हैं चार, आपको भी महसूस होगा जब एक जगह आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जा रहे होंगे तो राज्य व्यवस्था को एक जगह देखने में और व्यवस्था को एक जगह पढ़ने में आपको निश्चित रूप से सुविधा होगा। हम आपसे, अगर आपने अभी भी कॉपी अलग पार्ट बाय नहीं बना रखा है तो जरूर बना लीजिए 10 यूनिट में उसको, और एक जगह पे ही लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आपके लिए आसान होगा, पीटी में सबके पर्पज से जैसे प्रोग्रेस होता हम लोग वहीं पे लिख भी लेते हैं और हाँ एक बार रिविजन की तरह वो हो भी जाता है, ठीक है। चलिए विविध में चलते हैं। देखिए, विविध वाले पार्ट में एक स्वच्छता सर्वे जो हुआ उसका भी आ गया रिपोर्ट, स्वच्छता सर्वे 2023 का रिपोर्ट। तो स्वच्छता सर्वे 2023, ठीक है, स्वच्छता सर्वे 2023 रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। तो स्वच्छता सर्वे पे जो सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिलते रहा है, तब स्वच्छ शहर होने का पुरस्कार आपको पता होगा, बिल्कुल पता होगा, बहुत बार प्रश्न में आया और लगातार इंदौर ही सबसे स्वच्छ शहर बन रहा है, ठीक है। इस बार भी क्या है, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, ठीक है। ये 7वीं बार ऐसा हुआ है। इसी से आपसे कह रहे हैं, बहुत एग्जाम में पूछा भी गया इंदौर का नाम, ठीक है। ये 7वीं बार ऐसा हुआ कि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर भारत का बना। लेकिन इस बार एक बात अलग है इसमें, अब केवल इंदौर अगर ध्यान में आप रखे हुए थे तो इस बार आपका उत्तर एग्जाम में गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा इंदौर के साथ, सर पहली बार ऐसा हुआ कि इंदौर के साथ एक सूरत संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पे है, ठीक है। सूरत, इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पे। इसके पहले हम लोग देख रहे थे कि इंदौर स्वच्छता सर्वे में प्रथम स्थान पे लगातार 6 बार से था। इस बार हम लोग देख रहे हैं कि सूरत संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए, हम लोग सीधा आएंगे बिहार पे, पहला रैंकिंग के बाद बिहार राज्य। बिहार की क्या स्थिति है, तो बिहार का राज्य जो रैंकिंग है स्वच्छता के मामले में वो 15 है। स्वच्छता सर्वे में बिहार राज्य की रैंकिंग पूछेगा तो कितनी है, 15 है, ये 15वें स्थान पे बिहार है। पहली बार ऐसा होगा और राज्य सर्वे में हम लोग को पहला नाम भी ध्यान रखना चाहिए। इंदौर तो आप शहर में देख लिए, राज्य सर्वे में आपसे रख रहे हैं बिहार 15वें स्थान पे है। तो पहले स्थान पे कौन है स्वच्छता सर्वे में, स्टेट पर चलिएगा तो महाराष्ट्र फर्स्ट स्थान पे, ठीक है। स्टेट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र स्वच्छता सर्वे में पहले स्थान पे है और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे है। इंदौर वहीं का शहर है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे, और मेरा बिहार राज्य कहाँ पे, 15वें स्थान पर है, ठीक है। इस बार स्वच्छता सर्वे में एक नई बात आई कि पटना और सुपौल, बिहार के 2 ऐसे शहर हैं, पटना और सुपौल, इसको क्या बोला गया, कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया। ये बड़ी उपलब्धि है पटना के लिए,
अब सबको पता है, इसके पहले पटना सिर्फ कचड़े के शहर के रूप में जाना जाता रहा है। आप भी पटना में बहुत दिनों से रह रहे होंगे या देखे होंगे पूर्व से, तो जगह जगह आपको कचड़ा ही दिखता। इस बार पटना को और सुपौल को कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है कि पटना में अब कोई कचरा नहीं बचा। पटना प्लस सुपौल। मेरा मानना है दोनों आप ध्यान रखिए, बिल्कुल आने वाला प्रश्न है। ठीक है, इंदौर तो बहुत बार पूछ दिया, बिहार के एग्जाम में खासकर जैसे आप जाएंगे तो पटना और सुपौल पहली बार ऐसा हुआ कि कचरा मुक्त शहर का दर्जा इन्हें प्राप्त हुआ है। ठीक है, पटना का ओवरऑल रैंकिंग 262 है, स्वच्छता शहर में 262 इसका रैंक है पटना का। ठीक है, और सुपौल का 1600 है। ओवरऑल रैंकिंग शहर में देखिएगा तो 1600 पे सुपौल है और 262 पे पटना है। ठीक है, तो बिहार का जो सबसे पहला जो शहर है जो सबसे आगे चल रहा है वो पटना 262 रैंक के साथ है। ठीक है, ये ऑल इंडिया रैंक में स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर आपको पता होगा इसका कैटेगरी भी हम लोग देखते हैं, जैसे 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, इस पे जो विचार करेंगे तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कितने 446 शहर, 446 शहर हैं काउंट। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर का जो बात करते हैं तो 446 शहर ही ऐसे हैं। ठीक है, इसमें पटना 77 स्थान पे, 77वां पे, किससे 1 लाख प्लस आबादी वाले। ठीक है, 1 लाख प्लस आबादी वाले शहर में अगर हम लोग देखेंगे तब पटना 77वें स्थान पे है। ठीक है, इस श्रेणी में 446 शहरों को रखा गया। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट है कि गंगा किनारे के शहर में, अब सर्वे रिपोर्ट में ऐसे भी है कि गंगा किनारे जो शहर बसे हुए हैं उसमें पटना का स्थान, तो गंगा किनारे बसे शहरों में पटना जो है हमारा 6ठे स्थान पे। 3 स्थान आपको ध्यान रखना है पटना का। 6ठा स्थान किसमें, गंगा किनारे वाले शहर में। गंगा किनारे जितने शहर हैं उसमें पटना को देखेंगे जो 6ठे स्थान पे। 1 लाख से अधिक आबादी वाले में देखेंगे तो 77वें स्थान पे। ऑल इंडिया में ओवरऑल रैंकिंग देखिएगा सभी कैटेगरी के शहर को मिला के तो 262 स्थान पे पटना। ठीक है, और ऐसे आप जानना चाह रहे हैं तो पटना कचरा मुक्त शहर घोषित हुआ और सबसे आगे बिहार में को देखेंगे तो पटना है। ठीक है, अब 1 लाख से अधिक आबादी वाले में बिहार में पहले स्थान पे पटना है, 1 लाख से कम आबादी वाले में सुपौल है। ठीक है, 1 लाख से कम आबादी वाले में सुपौल की जो स्थिति है 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में, वहां पे सबसे अच्छा शहर कौन होगा तो सुपौल है। ठीक है, दूसरा एक पटना को और एक अवार्ड इसमें मिला स्वच्छता सर्वे में, वो आप भी जानेंगे, वाटर प्लस शहर का पुरस्कार। वाटर प्लस, वाटर प्लस अवार्ड किसको मिला, ये शहर पटना को। वाटर प्लस शहर पटना को मिला है। ठीक है, स्वच्छता सर्वे में से आप देख रहे होंगे इस बार हम लोग के पास बिहार से संबंधित बहुत सारी जानकारियां है, जिसके पहले सिंपल सा आता था कि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, इतना हम लोग पढ़ते थे काम चल जाता था, पटना का कोई शहर की स्थिति पे था ही नहीं। इस बार हम लोग देख रहे हैं पटना और सुपौल कचरा मुक्त शहर घोषित हुआ। 1 लाख से नीचे जनसंख्या वाले में सुपौल 1 नंबर पे है, पटना 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में 1 नंबर पे है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में 2 नंबर पे गया होगा। ठीक है, और 1 नंबर पे पटना है। ओवरऑल रैंकिंग 262 है पटना का। 1 लाख से अधिक वाले में पटना 77वें स्थान पे है और गंगा किनारे वाले में पटना 6ठे स्थान पे है स्वच्छता के मामले में। ठीक है, ये स्वच्छता सर्वे रिपोर्ट को आप लोग निश्चित रूप से ध्यान में रखने का प्रयास कीजिएगा। मेरा मानना है कि यहाँ से प्रश्न आने चाहिए पेटी में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे हम लोग। एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार एग्जाम में देखे होंगे, सबसे बड़ा जो पुल है हमारे यहाँ, इस पे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते रहे। ठीक है, को याद है कि हम लोग एग्जाम देते थे उस समय प्रश्न आता था, तो उसमें प्रश्न आता था तो महात्मा गांधी सेतु उत्तर होता था, लेकिन उसके बाद बहुत बड़े बड़े पुल बन गए, महात्मा गांधी सेतु से बड़े पुल बन गए। ठीक है, अगर हम लोग इसके पहले देखेंगे, वर्तमान में देखते हैं अटल सेतु, फिर हम लोग आएंगे। अभी सबसे बड़ा सेतु पूछेगा, सबसे बड़ा ब्रिज कौन है, तो आपको उत्तर होना चाहिए अटल सेतु। ठीक है, सबसे बड़ा ब्रिज अटल सेतु कहाँ है, मुंबई से नवी मुंबई के बीच में बना, मुंबई से नवी मुंबई के बीच में बना हुआ है अटल सेतु। ठीक है, मुंबई से नवी मुंबई अटल सेतु 21.8 किलोमीटर, ये टोटल 21.8 किलोमीटर लंबा पुल है अटल सेतु। ठीक है, लंबे पुल पूछने की परंपरा रही है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। इसके पहले कौन था, जो अटल सेतु बना इसके पहले हमारा सबसे बड़ा पुल था भूपेन हजारिका सेतु। कौन था,
भूपेन हजारिका, कम से कम 2 को जानना चाहिए। तो भूपेन हजारिका सेतु इसके पहले सबसे बड़ा सेतु था, इसी को हम लोग ढोला सादिया सेतु भी कहते थे। इसका 2 नाम था, भूपेन हजारिका या ढोला सादिया सेतु। ये 9.15 किलोमीटर लंबा था। ठीक है, आप देख रहे हैं इस बार सीधा 21.8 किलोमीटर लंबा पुल बन गया है। ठीक है, आपका ये भूपेन हजारिका सेतु है, कहाँ था ये? तो लोहित नदी पे था ये, असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला लोहित नदी पे, लोहित नदी पे असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता था ये। असम और अरुणाचल को जोड़ने वाला था भूपेन हजारिका सेतु, सबसे लंबा सेतु। ठीक है, वर्तमान में मुंबई, नवी मुंबई को जोड़ने वाला अटल सेतु सबसे लंबा सेतु हो गया है। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़िए। देश की एक प्रसिद्ध घटना, महत्वपूर्ण घटना जो बहुत चर्चा में रहा, अभी इस पर हम लोग आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे अयोध्या में राम मंदिर का, में राम भगवान की, राम के रूप में जो है भगवान की जो मान्यता है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। ठीक है, तो अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, ये भी मेरा मानना है कि अयोध्या में जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इस पे भी डेट से वो पूछ सकता है आपसे, सीधा तिथि। ठीक है, 22 जनवरी को। ऐसा आप नहीं मानेंगे कि एग्जाम में नहीं आ सकता। तो जब पूरा आपके देश के लोग इसमें शामिल हों, सरकार शामिल हो, माननीय प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हों, पूरे देश में न्यूज में चल रहा हो, तो निश्चित रूप से ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है, अयोध्या में राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, कितनी तारीख को हुई? वो 22 जनवरी को हुई। होता क्या है, कुछ दिन बाद हम लोग डेट भूल जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण घटना है, ध्यान में रहेगा, लेकिन डेट दिमाग से निकल जाएगा और वो एग्जाम में डेट पूछेगा। ठीक है, तो आप वहां पर उत्तर नहीं कर पाएंगे, इतना महत्वपूर्ण घटना होने के बाद भी। इसलिए इसका डेट जरूर ध्यान रखिएगा, 22 जनवरी को ये घटना हुआ, प्राण प्रतिष्ठा वहां किया गया। ठीक है, दूसरा इससे क्वेश्चन, क्या प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं? अब सिंपल सा प्रश्न है, एक बेसिक, अयोध्या किस नदी के किनारे है, ये बेसिक प्रश्न है। ये पहले भी पूछा गया बहुत बार एग्जाम में। अभी राम मंदिर वहां बन गया, तो ये भी इस तरह भी महत्वपूर्ण हो गया ये। ठीक है, आप सबको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, सरयू नदी के किनारे अयोध्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। अब एक और प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, जो राम मंदिर में मूर्ति जो स्थापित हुई, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, ठीक है, इसके मूर्तिकार का नाम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इनके मूर्तिकार का नाम निश्चित रूप से ध्यान में रखिएगा। मेरा मानना है कि अगर हम लोग क्वेश्चन सेट कर रहे होते, इसके मूर्तिकार का नाम ही पूछते आपसे। ठीक है, तो वो अरुण योगीराज हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन सेट करना होता और यहाँ से प्रश्न सेट करते, तो ही क्वेश्चन प्रश्न सेट होता कि अरुण योगीराज, जो राम मंदिर में जो राम की मूर्ति स्थापित हुई है, उसके मूर्तिकार हैं। उसके मूर्तिकार अरुण योगी राज हैं। इनके द्वारा बनाई गई मूर्ति को वहां पे स्थापित किया गया। ठीक है, इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न देखेंगे। इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, आपने देखा होगा, घोषणा किया गया प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की। ठीक है, एक नई योजना आपके लिए आ गई, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से एक नई योजना का उन्होंने घोषणा किया है। ये क्या है? यह है कि इसके तहत हम लोग क्या करेंगे, लगभग टारगेट रखा गया है कि 1 करोड़ घरों पर, 1 करोड़ घरों के जो रूफ पे क्या करेंगे, सोलर रूफटॉप लगाएंगे। सोलर एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी के लिए हम लोग सोलर जो लगता है उसका, सोलर रूफटॉप जो लगाया जाता है, वो लगाने का इसमें टारगेट रखा गया है। 1 करोड़ घर इसमें टारगेट है कि सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों में सोलर एनर्जी पहुंचाने का काम किया जाए। उसके छत पर रूफटॉप सोलर लगाए जाए, सोलर प्लेट लगाए जाए। क्या टारगेट है सूर्योदय योजना का? 1 करोड़ घर में सोलर प्लेट लगाने का योजना है ये। ठीक है, आप आए दिन पेपर में बड़ा बड़ा एड आप देख रहे होंगे, सोलर प्लेट आप लगाना चाहते हैं इस योजना के तहत, तो सरकार आपको क्या सुविधा दे रही है। आप बिल्कुल जो बड़ा वाला न्यूज छप रहा है, इसको फिर से भी आपका सोलर एनर्जी जब हम लोग पढ़ रहे होंगे मेंस के ख्याल से, वहां भी देखेंगे। जितनी चीजें वहां पे आ रही है, आप सबको ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। देखिए, गैर नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, जो है, जो वैसे एनर्जी जिसको हम लोग रिन्यूअल कर सकते हैं, गैर नवीकरणीय ऊर्जा कही जाती है। ठीक है,
उससे मुख्य परीक्षा में प्रश्न आते हैं। एनर्जी मुख्य परीक्षा का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जहां से एक प्रश्न प्रत्येक साल होता है, एकदम आउट क्वेश्चन की तरह। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक प्रश्न एनर्जी से होगा ही होगा, ठीक है। और एनर्जी में गैर नवीकरणीय ऊर्जा या वैकल्पिक ऊर्जा जो स्रोत है बहुत महत्वपूर्ण है, और इस बार सौर एनर्जी भी महत्वपूर्ण रह सकता है वहां पे, ठीक है। उसी का एक पार्ट होगा सूर्योदय योजना, ठीक है, जिसका तहत 1 करोड़ घरों में सोलर प्लेट लगाने की योजना है। ये इसी दिन प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक क्रूज हम लोग देखते हैं ना, सबसे बड़ा क्रूज अभी शुरू हुआ है, उद्घाटन हुआ है क्रूज का, दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज मियामी बंदरगाह से प्रारंभ हुआ, ठीक है, जो कि फ्लोरिडा तक जाएगा, आइकॉन ऑफ द सीज के नाम से। ये अभी सबसे बड़ा क्रूज क्या हो गया नाम, आइकॉन ऑफ द सी, ठीक है, आइकॉन ऑफ द सीज, यही अभी है दुनिया का, अभी विश्व का सबसे बड़ा क्रूज यही है। सबसे बड़ा क्रूज का जो प्रारंभ किया गया उसका नाम है आइकॉन ऑफ द सीज, ठीक है। ये मियामी बंदरगाह से शुरू हुआ है और फ्लोरिडा के निकट के जो द्वीप है उसकी सैर कराएगा। मियामी बंदरगाह से फ्लोरिडा के आसपास के द्वीपों को घुमाने के लिए आइकॉन ऑफ द सीज के नाम से सबसे बड़ा क्रूज का सेवा अभी शुरू हुआ, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट है मेरा पराक्रम दिवस। क्या था, पराक्रम दिवस है ये। कब मनाते हैं हम लोग, पराक्रम दिवस डे है, बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। पराक्रम दिवस 23 जनवरी, ठीक है। तो 23 जनवरी क्या है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। 23 जनवरी क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती है ये, इसको हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग घोषणा की इस बार की 31 जनवरी तक भारत पर्व के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। पराक्रम दिवस से लेकर के 31 जनवरी तक, 23 जनवरी से 31 जनवरी क्या होगा, भारत पर्व। पीरियड हो गया आपका भारत पर्व, क्या है ये, तो 31 जनवरी तक चलेगा, चला, तो दिन बीत गया। 23 से 31 जनवरी तक भारत पर्व चला है। इसके में क्या हुआ, जो गणतंत्र दिवस पे जो झांकियां प्रदर्शित की जाती हैं, आप सबको पता है गणतंत्र दिवस के अवसर पर झांकियां प्रदर्शित की जाती, ठीक है। उसको हम लोग क्या किए हैं, लाल किला के सामने, लाल किला, राम किला मैदान और माधव दास पार्क में रखा गया था प्रदर्शन के लिए, तो आप वहां तक देख सकते हैं भारत पर्व के दौरान, ठीक है। जो इतने गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो झांकियों का प्रदर्शन हुआ, उस सबको क्या किया गया था, वहीं पे रामकिला मैदान और माधव दास पार्क में दिल्ली में वहीं पर रख दिया गया था, कि आप इसको जाकर आम जनता इतने दिनों तक देख सकती है, ठीक है। भारत पर्व के रूप में इसको वहां पे मनाया गया 23 जनवरी से 31 जनवरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा आज का, यहाँ पे आप हमको छोड़ सकते हैं आज हम लोग, लेकिन स्वदेश दर्शन, स्वदेश दर्शन, ठीक है, 2.0 के नाम से मेरा ये स्वदेश दर्शन 2। इसके तहत 32 राज्यों के 57 पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है। स्वदेश दर्शन 2 जो है, इसके तहत क्या किया गया है, 32 स्टेट के 32 राज्य के 57 पर्यटन स्थल का चयन किया गया है। आपको सिंपल सा ध्यान होना चाहिए कि स्वदेश दर्शन जो मेरा कार्यक्रम, इसमें 32 राज्य के 57 पर्यटन स्थलों का 57 पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है। क्या किया जाएगा, इनका समग्र विकास इनका किया जाएगा, पर्यटन स्थल के जिसका समग्र विकास के ख्याल से ये स्वदेश दर्शन योजना हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें बिहार के जो स्थल है उसका अपने आप ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न होगा आपसे, स्वदेश दर्शन में 32 राज्य के कितने लिए गए, 57 टूरिस्ट प्लेस को लिया गया है, ठीक है। बिहार के कौन कौन प्लेस है, तो बिहार से नालंदा, गया, विक्रमशिला और सीतामढ़ी का पुनौरा धाम शामिल है। नालंदा, गया, विक्रमशिला, तीन आप सबको पता है, नालंदा, गया, विक्रमशिला। यहाँ के प्रसिद्ध स्थल पहले से आप जरूर जानते होंगे। एक सीतामढ़ी का पुनौरा धाम है, इसको हो सकता है आप नहीं सुने होंगे आप, तो सीतामढ़ी में पुनौरा धाम है, इसको भी शामिल किया गया है। बिहार से 4 स्थल इसमें रखे गए हैं, ठीक है, जिसका समग्र विकास किया जाएगा टूरिस्ट या टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये विविध में आज हमारे पास इतनी जानकारी थी जो आपके से शेयर किए हैं। चलिए आज यहाँ पे छोड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कल का भी प्रयास करेंगे, कल क्लास होगा हम लोग का, तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार बजट पे रखेंगे एक क्लास,
ठीक है, पूरा आप देख रहे होंगे बिहार बजट आ गया, आर्थिक सर्वेक्षण भी आ गया है, जो आने वाले एग्जाम पेटी में दोनों में उतना ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग जो भी या तो इस क्लास लाइव क्लास के माध्यम से जुड़ते हैं या यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं, वो बीपीएससी पे भी फोकस कर रहे होंगे, 17वीं बीपीएससी के लिए, और आने वाले जो भी साल आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगा उन सब पे आपका ध्यान होगा। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए ही आपको करंट अफेयर साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। 2024 में जो भी आप एग्जाम देने जाए, वो जिस भी स्तर का एग्जाम दे, वहाँ पे जो भी प्रश्न बनने हैं करंट अफेयर से, वो आप इसके तहत क्लास का आप लगातार देखते रहते हैं अगर हैं, तो आप उसको हल कर पाए। इतना प्रयास मेरा आपके साथ है। ठीक है, बाद में जब मुख्य परीक्षा क्लास शुरू करेंगे 1 से 2 महीने के बाद, तो जो बिहार स्पेशल मेंस का एक बात होगा वो हम लोग वहाँ देखेंगे। ठीक है, आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आपको कुछ बोलना हो कमेंट्स में, यहाँ भी या यूट्यूब में जो लोग देख रहे होते हैं वीडियो को, वहाँ भी आप यूट्यूब कमेंट्स में भी देंगे, तो हम लोग उसके अनुरूप भी आपको जानकारी आगे साझा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।